घूमना किसे पसंद नहीं है, शायद ही कोई होगा जिसे घूमना पसंद ना हो, लेकिन कभी कभी ये सफर हमारी पूरी जिंदगी के लिए सबक बन जाता है। संजीव और दीपक कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं, चाहे वो घूमना जाना हो या फिर कुछ भी करना हो। इस बार वो प्लान कर रहे थे शिमला घूमने जाने का। दरअसल दोनों को घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसलिए शायद शिमला की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उसके बीच जंगल इन दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो दोनों प्लान करते हैं कि कल सुबह ही शिमला के लिए निकला जाए। किसी तरह कौतूहल में आज की रात दोनों बिताते हैं और कल सुबह होते ही वो दोनों शिमला के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में हल्की आवाज में बजती हुई म्यूजिक की धुन और बगल से गुजरते नजारे उन दोनों को कॉलेज के टेंशन से दूर किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहा था। और तभी अचानक से उनके गाड़ी के रेडियो में एक न्यूज चैनल लग जाता है। वो बता रहे थे कि शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों में एक खौफनाक राज छिपा हुआ है। दरअसल वहाँ एक दुखानी हाउस है जहाँ पर किसी को भी जाने से डर लगता है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। इसलिए वहाँ स्थानीय लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं और टूर पर आए लोगों को भी वहाँ जाने से रोकते हैं। दोनों दोस्त को ये सुनते ही मन में एक्साइटमेंट जाग जाता है। वो शिमला तो जा ही रहे थे, इसलिए वो सोचे कि क्यों न दुखानी हाउस पे घूम लिया जाए, और वो इस प्लान के साथ शिमला की ओर आगे बढ़ते हैं। शाम के करीब 6 बजे वो दोनों शिमला पहुंच चुके थे, लेकिन शाम होने की वजह से वो सोचते हैं कि आज की रात किसी होटल में ठहर जाया जाए। कल सुबह होते ही शिमला घूमने के लिए निकलेंगे। कल सुबह होते ही वो लोग फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं, उसके बाद शिमला घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल इन पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी संजीव को अपने घड़ी की तरफ नजर जाता है। वो देखता है तो शाम का 3 बज चुका था। वो जल्दी से दीपक को कहता है कि भाई शाम का 3 बज चुका है, क्या अब हम दुखानी हाउस जा पाएंगे? दीपक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुखानी हाउस तो आज ही घूमेंगे। और वो दोनों अपनी गाड़ी को दुखानी हाउस की तरफ मोड़ देते हैं। कुछ ही देर में वो दुखानी हाउस की तरफ जाते रास्ते पर बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को भगाने लगते हैं, मगर वो थोड़ी ही दूर चले होंगे तभी उन्हें बीच सड़क पर एक बूढ़ी औरत जाती हुई दिखाई देती है। संजीव गाड़ी के हॉर्न बजाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत हॉर्न को अनसुना करके अपने रास्ते चलते रहती है। संजीव फिर से हॉर्न बजाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत हटने के नाम ही नहीं ले रही थी। दीपक को गुस्सा आ रहा था। वो गाड़ी से तमतमाते हुए उतरता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो उस बूढ़ी औरत से चिल्लाकर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बैरी हो गई है क्या? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ती है और कहती है कि मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है बेटा, लेकिन जिस राह पर तुम जा रहे हो ना, वहाँ किसी की आवाज कोई नहीं सुनता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत सड़क से साइड हो जाती है। दीपक अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और संजीव से उसे पागल कहते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर सा घर नजर आता है। वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये दुखानी हाउस है, क्योंकि उसके आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। वो दोनों गाड़ी को साइड करते हैं और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी दीपक को पीछे से कोई धक्का देता है। वो चिल्लाते हुए संजीव से कहता है, क्यों मजाक कर रहे हो यार? पागल हो क्या? मैं डरने वाला नहीं हूं। संजीव को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वो लोग उस घर के पास जाते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर वो दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वर्षों से कोई भी नहीं आया हो। चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ था और किसी चीज की बू आ रही थी। सामने दीवार पर किसी की तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन वो ही टेढ़ी हो गई थी। संजीव और दीपक जल्दी जल्दी घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन तभी दीपक को लगता है कि जैसे उनके पीछे वाले खिड़की पर कोई खड़ा हो। वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और सामने का मंजर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। संजीव बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और सामने वाले खिड़की पर एक बूढ़ा व्यक्ति अजीब मुस्कान लिए हुए दीपक को ही देख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके पैर और हाथ के मांस गलकर हड्डियां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी हो ही नहीं, वो किसी दानव जैसा दिख रहा था।
दीपक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से अपने बैग से पानी का बोतल निकालता है और संजीव के चेहरे पर पानी छिड़कता है। संजीव को हल्का हल्का होश आया ही था कि उसे ऐसा लगता है जैसे दरवाजे की तरफ से कोई आ रहा है। वो दोनों जल्दी से भागकर सीढ़ी के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वही व्यक्ति हाथ में खून से सना हुआ एक फावड़ा लिए हुए घर के अंदर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीपक और संजीव को ही ढूंढ रहा हो। वो उन दोनों को ढूंढते हुए सीढ़ी के ऊपर जाता है। तभी दीपक और संजीव मौका देखते ही घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से ही दरवाजा बंद कर देते हैं। वो जल्दी से अपने गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों का हाथ पैर अभी भी कांप रहा था। आज उन दोनों ने मौत को बहुत ही करीब से देखा था। वो कुछ ही दूर चले थे, तभी उसे वो बूढ़ी औरत नजर आती है। वो दोनों जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और उसके पास जाकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। वो दोनों उस बूढ़ी औरत को अपना आप बीती सुनाते हैं और पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बूढ़ी औरत कहती है कि आज़ादी से पहले इस घर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। शायद वो अपनी निजी जिंदगी से परेशान हो गया था, इसलिए एक दिन उसने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद से ही इस घर के पास जाने से हर कोई डरता है। कई लोग तो ये भी कह चुके हैं कि इस घर के पास एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा देखी जाती है, और जैसा कि आज तुमने देखा भी। वो दोनों सहम जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ वापस चल देते हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।